गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू दोस्तों। आप सभी का एम के शाह क्लासेस में स्वागत है। आज ये घटना चक्र भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन यानी इंडियन पॉलिटी में हम लोग देखेंगे लेक्चर नंबर 1 के अंतर्गत भारत का संवैधानिक विकास। ये दोस्तों जो है वन लाइनर है। जैसे हम लोगों ने एनसीईआरटी सार संग्रह में वन लाइनर देखा था, सेम ये इंडियन पॉलिटी पर आधारित है। और वन लाइनर से फायदा ये है कि आपका इंडियन पॉलिटी जल्दी कवर हो जाएगा और मेन फैक्ट्स को यानी पॉइंट को हम लोग देखेंगे। तो देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि चैनल पे पहली बार है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। टॉपिक का नाम है भारत का संवैधानिक विकास। भारत के संवैधानिक विकास से काफी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपके अपकमिंग सभी एग्जामों में लगभग में देखने को मिलते हैं। सो दोस्तों टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आपके लगभग में सभी एग्जामों में देखने को मिलते हैं। तो पहला पॉइंट इसमें कह रहा है कि भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की जो शक्ति है वो प्राप्त हुई है। तो भारतीय विधान परिषद को ध्यान रखिएगा, भारतीय विधान परिषद को जो बजट है, बजट पर बहस करने की जो शक्ति प्राप्त हुई है वो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत प्राप्त हुई है। 1892 ध्यान रखिएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत में जो है बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना की गई तो उसका जो प्रावधान है वो किया गया था। तो ये किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। यानी कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना है वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के प्रावधान द्वारा किया गया था। ये सारे क्वेश्चन, सारे पॉइंट दोस्तों से पूछे गए हैं। और अगला कह रहा है कि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो भारत में जो संघीय न्यायालय है इसकी स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा की गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत का जो संघीय न्यायालय है वो स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? ये किया गया था 1937 में। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा और भारत का जो संघीय न्यायालय की स्थापना है वो 1937 में किया गया था। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि सही सुमेलित है। ये सारे पॉइंट जो है पूछे गए दोस्तों हैं। कह रहा है नियंत्रण परिषद, जो नियंत्रण परिषद है इसकी स्थापना पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 के द्वारा किया गया था। यानी पिट्स का जो भारतीय अधिनियम है 1784 के द्वारा नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना है वो नियामक अधिनियम 1773 के द्वारा किया गया था। अगला पॉइंट जो ये चूंकि सही सुमेलित है, ये ध्यान रखिएगा। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की जो अनुमति दी गई थी वो चार्टर अधिनियम 1813 के तहत दी गई थी। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की जो नियुक्ति है वो किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो ये की गई थी चार्टर अधिनियम 1833 के तहत। चार्टर अधिनियम 1833 ये गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति से संबंधित है। और दोस्तों ये इंडियन पॉलिटी है, वन लाइनर ऐसे मान सकते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट है, इन्हें आपको जरूर देखना है। यहाँ से आपके क्वेश्चन, इसी टॉपिक से आपके क्वेश्चन देखने को हर एग्जाम में मिले हुए हैं। फिर अगला पॉइंट कह रहा है कि 1919 के भारत शासन अधिनियम की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो क्या है? ध्यान रखिएगा, भारत शासन अधिनियम 1919 की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसमें ये पहली विशेषता कि प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था करना। दूसरा, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्तियों का हस्तांतरण, ये शामिल है आपके 1919 भारत शासन अधिनियम। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारतीय विधान पालिका पहली बार द्विसदनीय कब बनाई गई? तो भारतीय विधान पालिका पहली बार द्विसदनीय बनाई गई थी 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। अगला पॉइंट कह रहा है कि राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की जो शक्ति है वो कहाँ से प्रेरित है? तो राष्ट्रपति को जो अध्यादेश निर्गत करने की जो शक्ति है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो है ये शक्ति प्रेरित है।
और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना जो संभव बनाया गया है, ये किस चार्टर एक्ट के तहत बनाया गया? तो ये चार्टर एक्ट 1833 अधिनियम के तहत भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया गया है। ध्यान रखिएगा, ये चूंकि ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये वन लाइनर है, इससे आपका जो है इंडियन पॉलिटी जल्दी कवर हो जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया जो शक्तियों का विभाजन है वो आधारित है। तो भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच जो संबंध शक्तियों का जो विभाजन किया गया है वो आधारित है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन या बंटवारा किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। तो एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में जो लागू किया गया था ये 1935 अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था। और अगला पॉइंट कह रहा है कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का जो प्रावधान है वह शामिल किया गया है। तो अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का जो प्रावधान है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 में शामिल किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि 1935 के अधिनियम के द्वारा स्थापित संघ में अवशेष जो शक्तियां दी गई हैं वो किसके पास हैं? तो ये गवर्नर जनरल को दी गई हैं। यानी 1935 का जो अधिनियम बनाया गया था उसमें संघ में जो अवशेष शक्तियां होती थी वो गवर्नर जनरल को प्राप्त थी। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है। क्या नहीं है? ये देश के लिए लिखित संविधान, ये अवयव 1935 में जो स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है। 1935 कह रहा अगला पॉइंट कि 1935 का गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया एक्ट महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? तो 1935 का गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया एक्ट महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो है पोर्शन 1935 का भारत के संविधान में उल्लेख किया गया। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि बर्मा भारत से कब अलग हुआ? तो बर्मा भारत से अलग हुआ था गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के फलस्वरूप। गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा बर्मा भारत से अलग हुआ था। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि वर्ष 1937 के चुनाव में कांग्रेस का जो मंत्रिमंडल है वो बना था। तो 1937 के चुनाव में कांग्रेस का जो मंत्रिमंडल बना था वो 8 प्रांतों में बना था। तो ध्यान रखिएगा, 1937 का जो चुनाव कांग्रेस का हुआ था उसमें कांग्रेस का जो मंत्रिमंडल बना था वो 8 प्रांतों में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का जो प्रस्ताव किया गया था वो किसके तहत किया गया था? ये किया गया था क्रिप्स मिशन के द्वारा। क्रिप्स मिशन के द्वारा जो है भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में इलबर्ट जो बिल था उसका उद्देश्य क्या था? तो इलबर्ट बिल का जो उद्देश्य था, जहां तक अदालतों की दंडित अधिकारिकता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना था। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि जनसंख्या के अनुपात में था। तो वो था एक प्रतिनिधि 10 लाख व्यक्तियों की जनसंख्या पर आधारित था। ये था कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत, यानी 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि चुन करके आता था। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि कैबिनेट मिशन के जो सदस्य थे वो कौन कौन थे? तो कैबिनेट मिशन में जो सदस्य थे वो थे पैथिक लॉरेंस थे और स्टेफर्ड क्रिप्स थे और एबी अलेक्जेंडर थे। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारतीय संविधान का सभा का जो गठन है वो किया गया था। तो भारतीय संविधान सभा का जो गठन है वो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के जो उपसभापति थे वो कौन थे?
तो ये थे जवाहरलाल नेहरू जी, अर्थात 1946 में निर्मित जो अंतरिम सरकार थी, ध्यान रखिएगा अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। अगला पॉइंट कह रहा है कि कथन और कारण पर आधारित है। कथन ये कह रहा है कि बेबेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की जो संख्या थी वो समान होती थी, और सही है। और कारण कह रहा आर कह रहा है कि बेबेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का जो है बंटवारा बच जाता है। तो कथन सही है पर कारण जो है गलत है। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों आपके जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे गए हैं, और उसी का जो है ये समझ लीजिए वन लाइनर है घटना चक्र, जो अब तक पूछे गए PYQ क्वेश्चन है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का जो विचार है वो सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। तो भारत के लिए संविधान की रचना के लिए संविधान सभा का विचार सबसे पहले जो प्रस्तुत किया था वो स्वराज पार्टी के द्वारा 1934 में किया गया था, स्वराज पार्टी। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि संविधान सभा के बारे में सही कथन आपको चुनना है। संविधान सभा के बारे में सही कथन पहला है कि इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया और इनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी, ध्यान रखिएगा प्रारूप समिति। दूसरा कह रहा है अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन, पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था। और तीसरा पॉइंट कह रहा है कि इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 अधिनियम के 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। और चौथा कह रहा है कि वह बहुदलीय निकाय थी। ये दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये संविधान सभा के बारे में सही कथन है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के जो सदस्यों को यानी भारत के संविधान का जो प्रारूप तैयार करने वाले संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। भिन्न भिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा ये चुन करके आए थे। नेक्स्ट पॉइंट करा कि संविधान सभा में सदस्यों का जो चुनाव हुआ था वह प्रांतीय सभाओं के द्वारा हुआ था। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव प्रांतीय सभाओं के द्वारा किया गया था। अगला पॉइंट कह रहा है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की जो अध्यक्षता है वो किसके द्वारा की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सारे क्वेश्चन कई बार पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। नेक्स्ट 2 दिन बाद ये 9 दिसंबर 1946 की घटना है, 9 दिसंबर 1946। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का जो है अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और किसे बनाया गया था, ये बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। यानी नेक्स्ट पॉइंट है भारत की संविधान निर्मात्री सभा का या संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि संविधान सभा की जो स्थापना है वो की गई थी, ये की गई थी 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की स्थापना की गई थी। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन शुरू हुआ था। प्रथम अधिवेशन जिस दिन संविधान सभा की स्थापना की गई थी और जिस दिन पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, इसी दिन अस्थायी तौर पर सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत को एक संविधान देने का जो प्रस्ताव है वो संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। ये पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। ध्यान रखिएगा सारे क्वेश्चन दोस्तों पूछे गए क्वेश्चन हैं, बस ये है कि ऑब्जेक्टिव में ना होकर के ये वन लाइनर है ताकि आपका इंडियन पॉलिटिक्स जल्दी कवर हो जाए। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव या प्रस्तावना ये प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा ये प्रस्तुत किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। उद्देश्य प्रस्ताव या प्रस्तावना को जो है संविधान सभा में प्रस्तुत किया था किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित जो सही कथन है उनको बताना है। तो सही कथन हम लोग देख ले रहे हैं। इसमें से जो सही कथन है वो पहला कह रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू कि उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण पर असर था। ठीक है। दूसरा कह रहा उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। तीसरा संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया था। तो ये दोस्तों जो कुछ पॉइंट थे भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित सही कथन थे।
और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल अधिवेशन हुए थे। तो भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को जो समय लगा था वो कितना लगा था? तो भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। अगला पॉइंट कह रहा है कि सही सुमेलन इस प्रकार है, जो सुमेलन है वो इस प्रकार दिया हुआ है। देखते हैं कि संविधान सभा के जो पहले अध्यक्ष थे, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष, अध्यक्ष नहीं उपाध्यक्ष, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी थे। और प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र जो कांग्रेसी सदस्य थे वो थे K.M. मुंशी। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के जो सदस्य थे वो थे B.T. कृष्णामाचारी। और संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो दोस्तों थे जवाहरलाल नेहरू। वो संघ संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे, संघ संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। और संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। अगला पॉइंट कह रहा है संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का जो अध्यक्ष थे, तो संविधान सभा के जो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे वो थे सरदार पटेल जी। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे सरदार पटेल जी। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में अन्य सदस्य अन्य कितने सदस्य थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता थे, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इसके अलावा प्रारूप समिति में 6 सदस्य और थे। अंबेडकर जी को मिलाकर के कुल 7 सदस्य थे। नेक्स्ट पॉइंट करा कि संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का जो गठन किया था वो किया था 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय सांविधिक सलाहकार कौन थे? तो सांविधिक जो सलाहकार थे वो B.N. राव जी थे। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा कि भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था, ये तैयार किया गया था B.N. राव के द्वारा। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था B.N. राव जी के द्वारा तैयार किया गया था। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम स्वीकार किया था। तो भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम स्वीकार किया था, ये स्वीकार किया था 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि संविधान निर्मात्री परिषद की जो झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो संविधान निर्मात्री परिषद में झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान लागू हुआ था, ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का जो निर्णय है वो इसलिए किया गया था क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। तो स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने के कारण संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय लिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? यानी भारतीय संविधान को अपनाया गया था संवैधानिक सभा के द्वारा इसे अपनाया गया था। और पूर्ण रूप से यह कहा जाए लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 से। भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था, यह अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था 26 नवंबर 1949 को।
नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में जो निर्वाचन हुआ था वो कहाँ से निर्वाचित होकर के आए थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा के लिए जो निर्वाचित होकर के आए थे वो आए थे बम्बई प्रेसिडेंसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जन्म है और मृत्यु हुई थी, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जन्म है वह जन्म हुआ था 1891 को और मृत्यु हुई थी 1956 ईस्वी को। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था, तो जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था 1950 ईस्वी में। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत शासन के द्वारा राजकीय चिन्ह अंगीकृत किया गया था, ये अंगीकृत किया गया था 26 जनवरी 1950 से। और आगे कह रहा है कि सही कथन है, सही कथन में छांटना है क्या क्या है। इसमें कह रहा है कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई थी। दूसरा कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया था। तो ये सही कथन है। और कथन ये कह रहा है कि भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो यहाँ पर जो सही कथन है ये दोनों कथन सही हैं। और आगे कह रहा है कथन कारण दिया हुआ है, तो कथन क्या कह रहा है कि भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, एकदम सही है। और कारणार कह रहा है कि इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है, ये भी सही है। गृहीत संविधान मतलब ये अन्य देशों के संविधान से ग्रहण किया गया है, तो ए और आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। और अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की जो बात की थी वो किसने की थी? तो वो की थी मौलाना आजाद ने। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात मौलाना आजाद ने की थी। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। ये सुझाव किसने दिया था? ये सुझाव दिया था महात्मा गांधी ने। तो राइट आंसर महात्मा गांधी है, जो कि इन्होंने भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए, सुझाव दिया था महात्मा गांधी ने। अगला पॉइंट कह रहा है कि अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आका है। यह कथन किसका है? ये कथन है आइवर जेनिक्स का। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन, ये सारे पॉइंट दोस्तों पूछे गए हैं, अपकमिंग किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए। और ये इससे ये है कि थोड़ा जल्दी ये कवर हो जाएगा, चूंकि पॉइंट वाइज है। पॉइंटर यस पॉइंटर है। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, ये किसने कहा था? ये कहा था ऑस्टिन ने। किसने कहा था? ऑस्टिन ने कहा था। कई बार ये सारे पॉइंट पूछे गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा में कुल महिलाएं जो है सदस्याएं कितनी थी? तो भारतीय संविधान सभा में कुल महिला जो सदस्य संख्या थी वो उनकी दोस्तों 15 महिला सदस्य संख्या थी। ये दोस्तों इंडियन पॉलिटी का फर्स्ट टॉपिक हम लोगों ने कवर किया, जो कि पॉइंट वाइज हम लोगों ने देखा भारत का संवैधानिक विकास। ये लेक्चर नंबर 1 था। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर करिए। इससे ये है, चूंकि ये जीएस पॉइंटर है या त्रिकांक है घटना चक्र का, इससे जल्दी ही हमारा इंडियन पॉलिटी कवर हो जाएगा कम समय में और अच्छी जो है मटेरियल के साथ। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।